आज जो हम इस लेक्चर में देखेंगे, छोटे छोटे दो टॉपिक हैं आपके पास। मैं पहले आपको है ना प्री एंड बाउंड वेरिएबल्स बताऊंगा, मल्टीपल क्वांटिफायर्स बताऊंगा, और उसके बाद फिर हम नेगेशन देखेंगे इन प्रेडिकेट कैलकुलस का। ठीक है ना। तो सबसे पहले छोटा सा टॉपिक है आपके पास, फ्री एंड बाउंड वेरिएबल। क्लियर। तो उसके लिए फ्री एंड बाउंड वेरिएबल समझने के लिए पहले मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ कि लेट सपोज कोई हमारे पास प्रेडिकेट कुछ इस तरह से है, फॉर एवरी एक्स 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 इज ट्रू। क्लियर। और वेयर x बिलोंग्स टू आर यूनिवर्सल सेट, y किसी और सेट से आ रहा है। ठीक है। दोनों ले लेता हूँ, लेट सपोज x एंड y आपके इसी सेट से, यूनिवर्सल सेट से हैं। तो यहाँ पर x क्या है, x आपका हो गया बाउंडेड वेरिएबल, क्योंकि ये क्वांटिफाइड है फॉर एवरी से। क्लियर। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि x जो है वो x आपके पास फ्री बाउंड वेरिएबल हो गया, इट इज़ ए बाउंड वेरिएबल, प्रेडिकेट वेरिएबल, बाउंड प्रेडिकेट वेरिएबल, एंड y जो है आपके पास इट इज कॉल्ड फ्री वेरिएबल। यानी कि इन टोटल कहने का मतलब है नहीं कि बाउंड वेरिएबल ऐसे वेरिएबल्स होंगे जो कि क्वांटिफाइड हुए हों, वेदर इट इज़ ए क्वांटिफाइड बाय द यूनिवर्सल क्वांटिफायर और एक्सटेंशियल क्वांटिफायर, किसी से भी क्वांटिफाइड हुए होंगे वो सारे बाउंडेड वेरिएबल होंगे, और जो बाउंड नहीं हुए वो आपके पास इट इज़ कॉल्ड फ्री वेरिएबल। फॉर एग्जांपल अगर मैं दूसरा लेता हूँ, लेट सपोज मैं x एंड फॉर एवरी y कर देता हूँ, और कुछ इस तरह से 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो अगेन यहाँ पर x एंड y बोथ आर बाउंड वेरिएबल। ठीक है। x और y आपके क्या हो गया, बाउंड वेरिएबल्स हो गए, और फ्री वेरिएबल्स कोई नहीं है इसमें। क्लियर। थर्ड एग्जांपल में इसको इस तरह से बोलूँ कि लेट सपोज आपके पास केवल सिंपल प्रपोजिशन है, कोई क्वांटिफाइड यूज़ नहीं किया गया है, 2x प्लस वाई। तो यहाँ पर अगर आप देखा जाए तो x एंड y बोथ आर फ्री वेरिएबल, तो x एंड y आर फ्री वेरिएबल। इन टोटल देखना ये है कि जो बाउंड हुए हैं, जो क्वांटिफाइड हुए हैं, वही आपके पास बाउंड वेरिएबल हैं। ठीक है। अदरवाइज जो क्वांटिफाइड नहीं हुए हैं ऐसे सारे वेरिएबल्स इज कॉल्ड फ्री वेरिएबल। क्लियर इतना। नाउ क्योंकि यहाँ पर ऊपर मैंने एग्जांपल लिया, दो वेरिएबल्स यूज़ किए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर, तो इनकी पोजिशनिंग अगर देखा जाए तो मैटर कर जाती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको इस नेक्स्ट टॉपिक में इसके लिए बताऊंगा। ठीक है। इट इज़ ए नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास मल्टीपल क्वांटिफायर्स। मल्टीपल क्वांटिफायर्स को पहले समझने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ। सपोज दैट आपके पास स्टेटमेंट है इस तरह से, देयर इज अ पर्सन who loves everyone in the world। पहला स्टेटमेंट। और दूसरा स्टेटमेंट में कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ, एवरी वन इन द वर्ल्ड इज लव्ड बाई एट लीस्ट वन पर्सन। दूसरा स्टेटमेंट ये है। ठीक है। तो इसके लिए
अगर मैं इसको पहला वाली स्टेटमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में अगर मैं लिखता हूँ, ठीक है, तो उसके लिए मैं एक रिलेशन बना लेता हूँ लव का, ठीक है ना, जिसका मीनिंग है कि x लव्स y, यानी कि इसका अगर मैं मीनिंग यहाँ पर लिख देता हूँ x, y, तो इसका मीनिंग है x लव्स y। क्लियर? ठीक है, तो अब इस स्टेटमेंट को हम लिखना चाहें, देयर इज अ पर्सन, ठीक है, x लव्स y है, तो देयर इज अ पर्सन, दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट x who loves everyone in the world। ठीक है, क्लियर? पहला स्टेटमेंट ये। दूसरा स्टेटमेंट अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपके पास है एवरीवन इन द वर्ल्ड, क्लियर, इज लव्ड बाय एटलीस्ट वन पर्सन। सो यहाँ पर अगेन वही हमारा रिलेशन होगा x, y, x लव्स y, ठीक है। सो एवरीवन इन द वर्ल्ड loved by at least one person, तो देयर एग्जिस्ट x। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो इन दोनों का केवल हुआ क्या है, पोजीशन चेंज हुई है, और स्टेटमेंट अगर देखा जाए तो एंटायर दोनों क्या हैं, डिफरेंट हुए। तो जब भी हमारे पास मल्टीपल क्वांटिफायर्स आते हैं तो उन मल्टीपल क्वांटिफायर्स में अगर देखा जाए दोनों अगर क्वांटिफायर अलग अलग हैं, जैसे कि यहाँ पर एक्सटेंशियल क्वांटिफायर और यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स हैं, दोनों डिफरेंट क्वांटिफायर्स हैं, तो उनकी पोजीशन मैटर कर जाती है। और जबकि अगर सेम क्वांटिफायर्स होते हैं, लेट्स सपोज फॉर एवरी एक्स एंड फॉर एवरी वाई, तो इनकी जो पोजीशन है वो मैटर नहीं करेगी। वो आप इस तरह से लिखो या फिर इस तरह से लिखो, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। सेम चीज़ एक्सटेंशियल क्वांटिफायर के साथ भी है कि अगर दोनों सेम क्वांटिफायर्स हैं, यहाँ पर भी एक्सटेंशियल क्वांटिफायर है, यहाँ पर भी एक्सटेंशियल क्वांटिफायर है, तो अब इस स्टेटमेंट को इस तरह से स्टार्ट करें या फिर आप इस तरह से स्टार्ट करें, ठीक है, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। बट अगर ये दोनों की पोजीशन आपकी क्या है, या मीन्स इनकी जो क्वांटिफायर्स हैं वो डिफरेंट है, एक्सटेंशियल क्वांटिफायर एंड यूनिवर्सल क्वांटिफायर बोथ हैं, तो इनकी आपकी पोजीशन आपकी बहुत केयरफुली होके हमको लगानी होगी, डिपेंड करेगा स्टेटमेंट के ऊपर। क्लियर? इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस सिम्बॉलिकली। प्रोपोजिशन ना बोल के यहाँ पर क्वांटिफाइड प्रोपोजिशन बोला जाता तो क्वेश्चन में आपको भी पता चलता है कि हाँ ये, तो कोई बात नहीं। सिम्बॉलिकली वेयर यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स इज सेट ऑफ रियल नंबर। क्लियर? पहला स्टेटमेंट है, फर्स्ट, फॉर ईच इंटीजर x there exists an integer y such that x plus y is equal to 3।
सॉल्यूशन क्या होगा, फॉर ईच इंटीजर का मतलब नहीं कि फॉर एवरी से है, सो फॉर एवरी एक्स देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर वाई, सो देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर वाई सच दैट, ठीक है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, सो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3। क्लियर। नाउ दूसरा क्वेश्चन, देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर y, x ले लेते हैं, देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर x सच दैट x प्लस वाई इक्वल टू x फॉर एवरी इंटीजर y। क्लियर। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर x, सो देयर एग्जिस्ट एन x कॉमा लास्ट में लिखा है फॉर एवरी इंटीजर y, सो फॉर एवरी इंटीजर y। क्लियर। अगेन अब हम यहाँ पर प्रपोजिशंस लिखेंगे आपकी, तो प्रपोजिशन क्या है, इट इज एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स, ठीक है। फॉर एवरी इंटीजर पीछे लगा है, तो इसका मीनिंग ये नहीं कि आप हम जो क्वांटिफायर्स हैं वो पीछे लगाएं, क्वांटिफायर्स ऑलवेज हमारे आगे होंगे प्रपोजिशंस के। क्लियर। नेक्स्ट स्टेटमेंट ले लेते हैं, सी, for all integer x and y, x plus y equal to y plus x, लेट्स सपोज। तो यहाँ का अगर देखा जाए तो सॉल्यूशन आपका क्या बनेगा, इसका सॉल्यूशन फॉर ऑल, तो यानी कि फॉर एवरी x एंड y, तो फॉर एवरी y। क्वांटिफायर्स दोनों में लगेंगे, कहीं आप इस तरह से ना लिखें फॉर एवरी एक्स एंड वाई, ये चीज़ नहीं होगी, ठीक है। कॉमा एक्स प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स, इस स्टेटमेंट में दोनों क्वांटिफायर सेम है, तो अब दोनों ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स, ठीक है, बोथ आर सेम। क्लियर। बट यहाँ पर उससे ऊपर वाले क्वेश्चन में क्योंकि क्वांटिफायर्स अलग अलग हैं आपके पास इसमें और इसमें, तो आप इनकी पोजीशन इंटरचेंज नहीं कर सकते। क्लियर। अदरवाइज स्टेटमेंट का मीनिंग क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। सेम अगर मैं डी लेता हूँ और मैं कहता हूँ देयर आर इंटीजर x and y such that x plus y equal to 10, तो यहाँ पर क्योंकि देयर आर इंटीजर्स यानी कि सारे इंटीजर्स की बात नहीं हो रही, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सटेंशियल क्वांटिफायर होगा, देयर एग्जिस्ट x, देयर एग्जिस्ट y सच दैट x प्लस वाई इक्वल टू 10। अगेन दोनों क्वांटिफायर सेम है, तो आप इसको सेम एज इस तरह से भी लिख सकते हो कि एक्सटेंशियल क्वांटिफायर y आप स्टार्टिंग में लिखते हैं, y और x अब बाद में लिखें, ये चल जाएगा, इट इज सेम। क्लियर। तो हम नया दूसरा टॉपिक देखते हैं, ठीक है। इट इज ए
negation of quantified propositions. क्लियर? नेगेशंस यानी क्वांटिफाइड प्रोपोजिशन है। प्रेडिकेट में अगर देखा जाए तो हम नेगेश एक तो हमारे पास यूनिवर्सल क्वांटिफायर आएगा आपके पास, यानी कि फॉर एवरी एक्स कॉमा पी एक्स, ये आएगा, या फिर आपके पास एक्सटेंशियल क्वांटिफायर के साथ क्वांटिफाइड होगा कोई प्रोपोजिशन। अगर मैं इन दोनों का नेगेशन करना चाहता हूँ तो क्या होगा, डैट इज इक्वल टू यूनिवर्सल क्वांटिफायर चेंज होगा आपका एक्सटेंशियल क्वांटिफायर में। यूनिवर्सल किस में चेंज हुआ, एक्सटेंशियल क्वांटिफायर में, एंड जो नेगेशन होगा वो अंदर प्रपोजिशन का हो जाएगा पी एक्स। सेम मैनर में अगर एक्सटेंशियल क्वांटिफायर है तो वो कन्वर्ट होगा यूनिवर्सल क्वांटिफायर में और नेगेशन होगा अंदर वाली प्रपोजिशन का। ठीक है, इट इज ए कॉल्ड डी मॉर्गन्स लॉ। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ तो लेट सपोज जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है वो आपके पास सेट ऑफ इंटीजर है। क्लियर? और पहला मैं इसमें स्टेटमेंट देता हूँ फॉर एवरी एक्स एक्स क्यू इक्वल टू एक्स। अगर मैं इसका नेगेशन करता हूँ, ठीक है, नेगेशन आपका क्या होगा, इसका नेगेशन आपका चेंज होगा, यानी कि आपको नेगेशन करना है फॉर एवरी एक्स एक्स क्यू इक्वल टू एक्स का, तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर चेंज होगा एक्सटेंशियल क्वांटिफायर्स में, और इट इज़ ए नेगेशन ऑफ प्रोपोजिशन। तो नेगेशन ऑफ प्रोपोजिशंस का मतलब यानी कि ये एक्स क्यू इक्वल टू एक्स, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्सटेंशियल क्वांटिफायर एक्स एक्स क्यू डज नॉट इक्वल टू एक्स, ये इसका नेगेशन हुआ। सेम मैनर में अगर लेट सपोज ये आपके पास दूसरा एक्सटेंशियल क्वांटिफायर यूज हो रहा होता, लेट सपोज इसी में देयर एग्जिस्ट एक्स एक्स क्यू इक्वल टू एक्स, तो अगर मैं इसका नेगेशन करता तो नेगेशन के लिए क्या होगा आपके पास, नेगेशन ऑफ एक्सटेंशियल क्वांटिफायर एक्स एक्स क्यू इक्वल टू एक्स, तो अगेन डेट इज इक्वल टू ये चेंज होगा फॉर एवरी एक्स में चेंज होगा, और नेगेशन अंदर का हो जाएगा, यानी एक्स क्यू डज नॉट इक्वल टू एक्स हो जाएगा। इस तरह से हम क्वांटिफाइड प्रोपोजिशंस का हम नेगेशन करते हैं। क्लियर? तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, rewrite the following proposition using quantifiers then negate each quantified proposition। इसमें फर्स्ट, सम स्टूडेंट्स डोंट लिव इन हॉस्टल।
क्लियर। तो सोल्यूशन इसका यहीं पर देख लेते हैं, सोल्यूशन क्या होगा इसका। ठीक है, लेट सपोज सबसे पहले तो हमें इसको क्वांटिफाइड प्रपोजिशन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, यानी प्रेडिकेट के फॉर्म में लिखना होगा। सो पी एक्स लेट कर लेते हैं, पी एक्स है एक्स इज ए स्टूडेंट, क्योंकि सम स्टूडेंट्स की बात कर रहा तो एक्स इज स्टूडेंट। क्लियर। नाउ क्यू एक्स डोंट लिव इन हॉस्टल, तो कौन नहीं रहता, एक्स, एक्स डोंट लिव इन हॉस्टल। ठीक है ना, हॉस्टल है। क्लियर। ठीक है, तो अब स्टेटमेंट क्या बनेगा, सम स्टूडेंट्स यानी कि देयर एग्जिस्ट एक्स कॉमा पी एक्स एंड डोंट लिव इन हॉस्टल, यानी कि एंड क्यू एक्स। क्लियर। अब मुझे इनका, क्योंकि ये तो पहला क्वेश्चन हो गया, उसमें 2 पार्ट क्वेश्चन थे। पहले कहा था कि रीराइट करो, ठीक है, इन द सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म में हो गया। फिर इसके बाद उसको हमें क्या करना, नेगेशन करना है। तो हम इसका नेगेशन करते हैं, नेगेशन, नेगेशन ऑफ एक्सटेंशियल क्वांटिफायर का होना है। सो पी एक्स एंड क्यू एक्स नेगेशन होगा। तो एक्सटेंशियल क्वांटिफायर किस में चेंज होगा, यूनिवर्सल क्वांटिफायर में। और नेगेशन क्या होगा, नेगेशन पी एक्स एंड क्यू एक्स का। क्लियर। यहाँ पर हम डी मॉर्गन से अप्लाई कर सकते हैं। सो वी अप्लाइड डी मॉर्गन्स लॉ। सो इट इज ए negation of px और negation of qx। ठीक है, here applied डी मॉर्गन्स लॉ। क्लियर। अगेन इसका मतलब क्या होता है, इसमें RSVP और ये सब क्या होता है। डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करने के बाद अब इसको हम और भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक था कि P इम्प्लीकेशन Q इज लॉजिकल इक्विवेलेंट माना जाता था किसके, P और नेगेशन P और Q के। क्लियर। तो हम इसको यूज़ कर लेंगे। सो इट इज ए नेगेशन P, सो नेगेशन है, तो डेट मीन्स यहाँ इट इज ए PX और एज इट इज़, तो और के लिए यहाँ पर इम्प्लीकेशन और Q, तो Q एज इट इज़ यानी कि नेगेशन QX आ जाएगा। अब स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होगा, अब स्टेटमेंट का जो यहाँ पर जो मीनिंग निकल के आएगा, ठीक है, वो क्या आएगा, एवरी स्टूडेंट लिव इन हॉस्टल। क्लियर। और जहाँ पर जो लिया है वो यूनिवर्सल सेट मैं यहाँ पर मेंशन करना भूल गया था, तो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट आप मेंशन कर दें कि वेयर यूनिवर्सल सेट आपके पास क्या होगा, इट इज ए सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट। क्लियर। सो स्टेटमेंट था आपके पास सम स्टूडेंट डोंट लिव इन हॉस्टल, और इसका नेगेशन क्या होगा, आपके पास नेगेशन आएगा एवरी स्टूडेंट लिव इन हॉस्टल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल बॉयज कैन रन फास्टर देन ऑल गर्ल्स। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन ये है कि लेट एज्यूम कर लेते हैं पी एक्स
एक्स इज बॉय, क्यू एक्स ले लेते हैं, एक्स कैन रन फास्टर देन ऑल गर्ल्स क्लियर। और यूनिवर्सल सेट यहाँ पर हम जो है वो हम ले लेते हैं कि ऑल ह्यूमन बीइंग का, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों आ जाएंगे इसके अंदर, क्लियर। तो स्टेटमेंट क्या बनेगा, सिंबॉलिकली ऑल बॉयज़ फॉर एवरी एक्स पी एक्स, बॉय है तो वो रन फास्ट कर सकता है किससे, गर्ल्स से, तो क्यू एक्स देन क्यू एक्स, क्लियर। नाउ इसका नेगेशन, नेगेशन किसका, फॉर एवरी एक्स पी एक्स इम्प्लीकेशन क्यू एक्स डेट इज इक्वल टू, अगेन नेगेशन करेंगे तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर चेंज होगा किसमें, एक्सटेंशियल क्वांटिफायर में, और नेगेशन होगा आपका पी एक्स इम्प्लीकेशन क्यू एक्स का। सो दैट इज इक्वल टू देयर एग्जिस्ट एक्स, नेगेशन इसका तो हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं तो इसका इक्विवेलेंट फार्मूला लिख देते हैं, यानी कि फिर वही पी इम्प्लीकेशन क्यू इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन पी और क्यू के, नेगेशन पी और क्यू, ठीक है ना। सो नेगेशन करने से पहले इसके इक्विवेलेंट फार्मूला लिख देते हैं, इट इज नेगेशन पी एक्स और क्यू एक्स, क्लियर। इसको यूज़ किया। अगेन नेक्स्ट स्टेप में डी मॉर्गन से अप्लाई कर देते हैं। सो अप्लाई करने के बाद नेगेशन अंदर जाएगा, सो इट इज़ नेगेशन ऑफ नेगेशन, इट इज़ ए पी एक्स यूजिंग द इन्वोल्यूशन लॉ and negation of qx, so by using De Morgan's law, क्लियर। अब इस स्टेटमेंट का मीनिंग निकालते हैं। मीनिंग क्या होगा, देयर एग्जिस्ट एक्स, एक्स क्या था, बॉय थे, तो सम बॉयज पी एक्स तक हो गया, एंड नेगेशन ऑफ क्यू एक्स, नेगेशन ऑफ क्यू एक्स लिया था एक्स कैन रन फास्टर देन ऑल गर्ल्स, सो इसका नेगेशन होगा तो आपके पास आएगा कैन नॉट, नॉट लग जाएगा, रन फास्टर देन, वहाँ पर ऑल गर्ल्स था तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सम गर्ल्स आ जाएगा, क्लियर। तो अगर स्टेटमेंट आपके साथ ऑल बॉयज कैन रन फास्टर देन ऑल गर्ल्स, तो इसका नेगेशन क्या हुआ, सम बॉयज कैन नॉट रन फास्टर देन सम गर्ल्स, क्लियर। एवरी बर्ड कैन फ्लाई, इसका तो बहुत सिंपल हो जाएगा, लेट्स सपोज सोल्यूशन कुछ इस तरह से हो जाएगा, पी एक्स, एक्स कैन फ्लाई, क्लियर। और यूनिवर्सल सेट, वेयर यूनिवर्सल सेट जो लूँगा वो आपका सेट ऑफ ऑल वर्ड्स ले लेता हूँ, सेट ऑफ ऑल फ्लाइंग वर्ड्स ले लेते हैं। नहीं, क्योंकि नेगेशन करना है तो ऑल वर्ड्स ही सही है, दोनों में काम आ जाएगा, क्लियर। द स्टेटमेंट फॉर एवरी एक्स पी एक्स, क्लियर। नेगेशन करेंगे इसका,
नहीं, इसमें फ्लाइंग बर्ड्स ही लेना पड़ेगा, दिक्कत ये हो जाएगी क्योंकि स्टेटमेंट ये ट्रू नहीं होगा। ठीक है, सो negation of फॉर एवरी एक्स, ठीक है, एक्सटेंशियल क्वांटिफायर में चेंज होने के बाद negation ऑफ पी एक्स, negation ऑफ पी एक्स बेस स्टेटमेंट क्या होगा, there is a word which cannot fly। क्लियर। तो इस तरह से आपके पास नेगेशंस वाले है ना क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से, डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यूज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एज्यूम एक्स एंड वाई आर एलिमेंट्स ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स। पहला स्टेटमेंट है फॉर एवरी एक्स फॉर एवरी वाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू इवन। इसकी ट्रूथ वैल्यूज पूछी गई है कि इसकी ट्रूथ वैल्यूज क्या होगी। तो और सेकंड क्वेश्चन है देयर एग्जिस्ट एक्स फॉर एवरी वाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू इवन। क्लियर। तो फर्स्ट की ट्रूथ वैल्यूज क्या आएगी, बात हो रही कि फॉर एवरी एक्स एंड वाई के लिए, जिसके लिए आपके पास क्या हो कि एक्स और प्लस वाई का यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स से, यानी कि एक्स और वाई आपके लिए इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स का एडिशन आपको ऑलवेज इवन मिले और ऐसा सेट के सारे एलिमेंट्स के साथ हो। तो इंटीजर्स में अगर देखा जाए तो इवन भी होगा और ऑड इंटीजर्स भी होंगे। तो इवन आपको कब मिलेगा, जब बोथ आर इवन और बोथ आर ऑड। ठीक है, इवन प्लस ऑड आपका वो इवन इंटीजर्स नहीं होगा। तो देखा जाए तो एक्स की हर वैल्यूज और वाई की हर वैल्यूज के लिए ये ऑलवेज ट्रू नहीं होगा। सो हैंस इट इज ए फॉल्स। क्लियर। अब सेकेंड क्वेश्चन कि ये बोला गया है कि x की कुछ वैल्यूज़ और y की सभी वैल्यूज़ के लिए x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो, इवन हो। तो अगर यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ कि यहाँ पर x की किस वैल्यूज़, क्योंकि यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, इवन चाहिए, और y यहाँ पर आपके पास क्या है, इवन, y कैन भी इवन, क्योंकि सारे वाइज लेने, सारे इंटीजर्स लेने हैं, तो y कैन भी ऑड। और x की कुछ वैल्यूज़ के लिए, यानी कि x की यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ हैं, तो x अगर y हमारे पास इवन होगा तो मैं x क्या ले लूँ, इवन ले लेता हूँ। x सारे सेट ना लेके x की कुछ ऐसी वैल्यूज़, यानी सेट ऑफ इंटीजर से ऐसी वैल्यूज़ जो कि क्या है, इवन है, तब हमारा ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है। और लेट सपोज अगर y हमारा ऑड होता है तो x की वो कुछ वैल्यूज़ कौन सी आएंगी, वो ऑड आ जाएंगी, तब ऑड प्लस ऑड क्या हो जाएगा, आपका इवन हो जाएगा। यानी कि x की कुछ वैल्यूज़ और y की सारी वैल्यूज़ के लिए ये क्या हो जाएगा, इज ए ट्रू। क्लियर।